Today we will read decentralization in India, and it is the last topic of the chapter 2 federalism. Because in the previous sections we have also read what is federalism and how federalism practiced in India. So many topics have also completed, and today is the last topic of this chapter. We noted above that federal governments have two or more tiers of governments. We have so far discussed the two tiers of the government in our country, but we vast country like India cannot be run only through these two tiers. States in India are as large as independent countries of Europe in terms of population. Uttar Pradesh is bigger than Russia. Maharashtra is about as big as Germany. Many of these states are internally very diverse. There is thus a need for power sharing within these states. Federal power sharing in India needs another tier of the government below that of the state government. This is the national for decentralization of power. Thus resulted a third tier of the government called local government. हमने जैसे पहले दो स्तर के बारे में पढ़ा सरकार के, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। लेकिन अब हम तीसरे स्तर की भी चर्चा करेंगे जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं या स्थानीय सरकार कहते हैं। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दो स्तर की सरकार के बारे में हमारे देश में, लेकिन हमारा जो देश है ना वो बहुत बड़ा है ना। और इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो कई कंट्रीज़ से बड़ा है। यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी जो है ज़्यादा है पॉपुलेशंस में। जैसे आप कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो रशिया से ज़्यादा है, महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी से ज़्यादा है, और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर उनकी जो पॉपुलेशन है बहुत अधिक है। जैसे हमने बेल्जियम का उदाहरण लिया था, हरियाणा के लगभग बराबर का पड़ता है वो। तो इस प्रकार से हमारे जो देश में पावर को फिर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी लोकल लेवल पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया स्टेट्स के द्वारा। तो वो क्या है, एक फेडरल पावर शेयरिंग होता है। तो भारत में जो फेडरल पावर शेयरिंग की जो आवश्यकता है उसके लिए एक अनदर जो है टायर ऑफ द गवर्नमेंट और बनाया गया, और जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है उससे कुछ पावर्स जो है लोकल अथॉरिटीज़ को दी गई हैं। तो जैसे हमने कहा नेशनल का है, नेशनल का डिसेंट्रलाइज किया गया पावर, स्टेट के लिए स्टेट का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है लोकल लेवल पर। तो जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि शुरुआत में हमारे यहाँ 8 शेड्यूल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में 4 जोड़े गए, 9th शेड्यूल जोड़ा गया, 10th शेड्यूल जोड़ा गया, 11th जोड़ा गया और 12th शेड्यूल जोड़ा गया है। तो 11th जो शेड्यूल है वो 73rd अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, उसके माध्यम से उसको जोड़ करके पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में लागू की गई। और 12वां जो शेड्यूल था, जो 12वीं अनुसूची है, उसको भी 74th जो अमेंडमेंट था उसके माध्यम से उसको भी 1993 में जोड़ा गया है। और उसमें जो चेंजेस हुए कि जैसे नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, नगर निकाय का जो फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसके अधीन उसको किया गया है। When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. जब हम शक्ति को, पावर्स को जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से किसको देते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स को देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन को प्रॉपर हिंदी वर्ड होता है विकेंद्रीकरण, समझे नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ओके, the basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. People have better knowledge of problems in their localities. They also have better ideas or where to spend money and how to manage things more efficiently. Besides, at the local level it is possible for the people to directly participate in decision making. This helps to inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government. तो इसके बारे में जैसे मैंने बताया, आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। और जब पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू हुई तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का जो है उदय हुआ और स्थानीय सरकार बनाई गई।
ये भी एक लोकतंत्र का सिद्धांत होता है कि जब हम पावर्स को डिसेंट्रलाइज करते हैं, इनको विकेंद्रीकृत करते हैं, जिससे कि लोकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लोकल लेवल पर ही सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है पावर्स दी गई। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिंस देन there have been several attempts to decentralize power to the level of village and towns. Panchayats in villages and municipalities in urban areas were set up in all the states, but these were directly under the control of state governments. लेकिन ये सीधे तौर पर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आते हैं। Elections to these local governments were not held regularly. Local governments did not have any powers or resources of their own. Thus there was very little decentralization in effective terms. हम देखते हैं तो लोकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके पास अपने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन उनको कुछ संसाधन जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के वो अंडर में काम करते हैं और उनको कुछ जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। ठीक है, समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट ही उनके इलेक्शंस को हेल्ड कराते हैं, चाहे वो पंचायत ग्राम पंचायत का हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, या नगर पंचायत हो, या नगर निगम हो, नगर पालिका हो, ये सभी जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के अंडरटेकिंग में आते हैं। ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ द डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। एक सबसे जो मेन स्टेप लिया गया इसके और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में 1992 में लिया गया था और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संशोधन किया गया, जिससे कि जो तीसरा टायर है डेमोक्रेसी का वो ज़्यादा शक्तिशाली और इफेक्टिव हो। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। अब जो है संवैधानिक रूप से ये आवश्यक हो गया कि रेगुलरली उसके क्या होंगे, चुनाव होंगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के। Seats are reserved in the elected bodies and the executive head of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. जो सीट है वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो है वो रिजर्व की गई थी, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड होगा, है ना, और उनमें जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, और उसकी 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections। और एक स्वतंत्र संस्थान जिसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कहा जाता है उसको बनाया गया और प्रत्येक राज्य के अंदर वो पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शंस को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। The state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of the sharing varies from state to state। और जो राज्य सरकार है उसको आवश्यक है कि वो अपनी कुछ शक्तियाँ और जो उसके रेवेन्यूज़ हैं वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए दे, और उसका जो नेचर है पावर शेयरिंग का जो नेचर है, सत्ता की जो साझेदारी है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेरी करती है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। Each village or a group of villages in some states has a gram panchayat. This is a council consisting of several ward members, often called panch, and a president or sarpanch. ठीक है, they are directly elected by all the adult population living in that ward or village. It is the decision making body for the entire village. The panchayat works under the overall supervision of the gram sabha. All the voters in the village are its members. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat। यहाँ पे हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। जो लोग गांव में रहते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और जो ग्रामीण स्तर पर जो पंचायती राज का गठन किया गया है एक ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, तो गांव में जो पंचायत होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं। प्रत्येक राज्य में जो प्रत्येक गांव होता है तो ग्रुप ऑफ विलेज जो होते हैं, ठीक है, कुछ राज्यों में उसको क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत कहा जाता है। और ये जो काउंसिल होती है इसमें अनेक वार्ड मेंबर्स होते हैं, और जो वार्ड मेंबर्स होते हैं उनको पंच कहा जाता है, और पंचों का जो प्रेसिडेंट होता है उसको क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। और ये डायरेक्टली जो है वहाँ की जो जनता होती है जिसकी उम्र 18 या 18 वर्ष से अधिक होती है, जो एडल्ट पॉपुलेशन होता है उस वार्ड में रहने वाले लोगों को लोग जो होते हैं वो उसका चुनाव करते हैं, और उनके ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पूरे गांव के लिए। और जो पंचायत कार्य करती है और पंचायत के अधीन जो कार्य किया जाता है, जो ओवरऑल सुपरविजन होता है उसको ग्राम सभा कहा जाता है। और जो सभी वोटर्स होते हैं गाँव के वो इसके सदस्य होते हैं।
ग्राम सभा के सभी सदस्य होते हैं और वो साल में कम से कम 2 या 3 बार मिलते हैं और एनुअल बजट को अप्रूव करते हैं और ग्राम पंचायत को रिव्यू किया जाता है और उसका जो परफॉर्मेंस होता है कि ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ और कितने विकास की अभी संभावना है और कितना विकास करना है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अ फ्यू ग्राम पंचायतेस आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। तो जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें होती हैं उनके जो समूह होते हैं साथ साथ जो है फॉर्म किए जाते हैं और उनको पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल समिति कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाई ऑल द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। और उसके जो सभी सदस्य होते हैं जो उसकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ होती है उसको पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा उस क्षेत्र के पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर। तो जब सभी जो पंचायत समितिज होती हैं और मंडल समिति होती है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर साथ साथ क्या होते हैं चुना जाता है। उनको जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद भी कहा जाता है, यानी जिला परिषद उसको कहते हैं। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर्स। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। ठीक है, अधिकतर जो सदस्य होते हैं जिला परिषद के वो चुने हुए होते हैं और जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं एमएलएज होते हैं डिस्ट्रिक्ट में और कुछ अन्य जो अधिकारी होते हैं अन्य डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ के वो सभी उसके सदस्य होते हैं। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो उसका पॉलिटिकल हेड होता है। ठीक है ना, चेयरपर्सन उसको कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो उसका हेड होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं वो अर्बन एरियाज में भी होती हैं। म्यूनसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स, बिग सिटीज़ आर constituted into municipal corporations. Both municipalities and municipal corporations are controlled by elected bodies consisting of people's representatives. Municipal chairperson is the principal head, political head of the municipality. In a municipal corporation, such an officer is called the mayor. ऐसे ही अगर हम देखें अर्बन एरियाज़ के अंदर भी क्या होते हैं म्यूनसिपल कमेटीज़ होती हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। एक होता है अगर आप देखेंगे नगर पालिका होता है, एक नगर पंचायत होता है और एक नगर निगम होता है। सबसे जो छोटा होता है अर्बन एरियाज में वो नगर पंचायत होता है। नगर पंचायत से बड़े नगर पालिका होते हैं और नगर पालिका सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है नगर निगम होता है। तो नगर पंचायत और नगर पालिका का जो चेयरपर्सन होता है उसको चेयरमैन कहा जाता है, जबकि जो नगर निगम का जो हेड होता है पॉलिटिकल हेड होता है उसको क्या कहा जाता है मेयर कहा जाता है। जैसे मथुरा है, मथुरा क्या है नगर निगम है, मथुरा वृंदावन अब नगर निगम हो गया है तो यहाँ पे कौन बनता है मेयर बनता है। अगर मथुरा डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो केवल एक ही नगर पालिका है और वो है कोसीकला। कोसीकला के जो नगर पालिका म्यूनसिपल कमेटी जो है उसका जो चुनाव होता है उसमें चेयरमैन होता है। बाकी अगर छोटे छोटे जो कस्बे हैं जो टाउन्स हैं वहाँ पे नगर पंचायत होती है। जैसे सौंख है आपका, सौंख नगर पंचायत है, चौमुहा नगर पंचायत है, छाता नगर पंचायत है, फरह नगर पंचायत है, बलदेव नगर पंचायत है। तो ये जो छोटे छोटे जो कस्बे हैं वो नगर पंचायत होता है वहाँ पर। ठीक है, तो जो सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है नगर पंचायत, उससे बड़ा जो है नगर पालिका और सबसे बड़ा होता है नगर निगम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का इलेक्शन होता है और इसके जो पॉलिटिकल हेड भी होते हैं। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी conducted anywhere in the world. There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayat and municipalities, etc. all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. It has also increased women's representation and voice in our democracy. At the same time, there are many difficulties. While elections are held regularly and enthusiastically, Gram Sabhas are not held regularly. Most state governments have not transferred significant powers to the local governments, nor have they given adequate resources. We are thus still a long way from realizing the idea of self-government. ये जो नया जो सिस्टम बना है लोकल गवर्नमेंट्स का उसमें बड़े बड़े जो है एक्सपेरिमेंट हुए डेमोक्रेसी के अंदर, जहां अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में, लेकिन
हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, उसमें करीब 36 लाख जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के पूरे देश के अंदर। और ये नंबर जो है वो काफ़ी बड़ा है। कई कई देश की तो इतनी जनसंख्या भी नहीं जितने हमारे लोग जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में चुने जाते हैं। और जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है लोकल गवर्नमेंट्स का, वो सहायता करता है कि हमारे देश के अंदर बहुत गहरी जो है लोकतंत्र की जड़ें जो है बहुत गहरी हैं। और ये जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ा भी है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है और हमारे लोकतंत्र के अंदर उनकी आवाज़ जो है बुलंद हुई है। उसी समय अगर देखें बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं। जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन रेगुलरली होते हैं, बहुत ही जोश खरोश से होते हैं। ग्राम सभाओं का कहीं पे अगर मान लीजिए प्रॉपर रेगुलरली उनको फॉर्म नहीं किया जा रहा है, तो बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपनी पावर्स को ट्रांसफ़र कर देती हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। और उनको कुछ एडुकेट रिसोर्सेज भी नहीं देती हैं और कई स्थानों पर नहीं भी दिए जाते हैं। तो ये एक तरीका है। आज भी अभी आवश्यकता है कि हम अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को और बेहतर बना सकते हैं। अभी लोकल गवर्नमेंट्स को और बेहतर बनाने के लिए उनको रिसोर्सेज दिए जा सकते हैं, उनकी पावर्स को और इंक्रीज किया जा सकता है, जिससे कि हम लोकल स्तर पर यानी कि स्थानीय स्तर पर जो है जो डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने पूरा चैप्टर पढ़ा। पूरे चैप्टर में हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा। आपसे अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, तो आप क्या कहेंगे? फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म जो है एक व्यवस्था है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, एंड यू कैन से दैट द मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन अ कंट्री। ओके, जहाँ पर एक से अधिक स्तर की सरकार होती है तो वो क्या होता है? वो फेडरलिज्म होता है, वो संघवाद होता है, ठीक है। इसमें हमने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, जैसे हम कहते हैं भारत में जो विकेंद्रीकरण है यानी पावर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेंट्रल लेवल से लोकल लेवल तक। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है और तीसरा कौन सा होता है? लोकल गवर्नमेंट होता है। तो हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। अभी आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि गवर्नमेंट होती क्या है। गवर्नमेंट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार किसको कहते हैं, सरकार क्या होती है, ठीक है। तो सरकार जो होती है, जो उसका एक मुखिया होता है। जैसे अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उसको क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। इसी प्रकार से लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट में भी हमने क्या कहा? स्थानीय स्तर पर एक पंचायती राज व्यवस्था है और उसमें जो है एक ग्रामीण यानी कि रूरल एरियाज़ में होती है और अर्बन एरियाज़ में होती है। इसका मैंने आपको बताया 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल के बारे में, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनली इसको एक तरीके से स्टेटस प्रदान किया गया था। 1992 में संविधान में संशोधन किया गया और उसके बाद हमारे देश में जो है उसको एक मान्यता प्रदान हुई। और उसके बाद जो है ग्रामीण स्तर पर भी चुनाव होने लगे। जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता है और वहाँ पर जो है एडल्ट जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसमें वोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा जो चैप्टर हमने देखा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई होंगी। दूसरा मैंने आपको बताया लिस्ट के बारे में। जब हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जो लिस्ट के बारे में दिया गया है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और एक कॉनकरेंट लिस्ट होता है। तो यूनियन लिस्ट जो होती है उसको संघ सूची कहा जाता है। उसमें संघ से संबंधित विषय होते हैं, करीब 100 विषय उसमें सम्मिलित हैं, है ना। वो जो 100 विषय हैं वो केंद्र सरकार के विषय हैं और उन पर केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। उस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। अगर स्टेट सब्जेक्ट की बात करेंगे तो स्टेट में जो है 66 विषय होते हैं, 66 सब्जेक्ट होते हैं। वहाँ पे जो है स्टेट ही उस पर कानून बना सकता है और वहाँ सेंट्रल उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता है। एक होता है 47 सब्जेक्ट होता है। तो 47 सब्जेक्ट जो है वो कॉनकरेंट लिस्ट में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। इन तीनों ही सूचियों का जो प्रावधान है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग जो हैं कानून जो सरकार बनाती हैं, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो उनको ये अधिकार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। रीडिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है और इसका जो एक्सरसाइज है आप स्वयं से कंप्लीट करेंगे इसको। इसमें जो जो मेन पॉइंट्स हैं आपको, जैसे आप इसका नोट्स तैयार करना है तो पहले आप फेडरलिज्म के बारे में लिखेंगे कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म को जब आपको फेडरलिज्म समझ में आएगा उसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको देने होंगे उसमें, ठीक है ना। उसके बाद
भारत के बारे में आपको चर्चा करना है कि इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है, ठीक है ना, यहाँ पे। और इसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में दिया है, लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में दिया गया है। तो ये सारे कुछ इसमें मेन पॉइंट्स हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में दिया गया है कि भारत में विकेंद्रीकरण जो है वो किस प्रकार से हुआ है, और फेडरल इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इनको भी आप मेंशन करेंगे अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। और इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है, कौन कौन सी लिस्ट होती हैं, लिस्ट के बारे में पूछा जाता है। मोस्टली जब 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेगा यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, स्टेट का कौन सा है, कौन करंट का कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स कौन कौन से हैं, और कुछ जैसे मैंने आंध्र प्रदेश के बारे में बताया कि सबसे पहला राज्य था भारत का जो भाषाई आधार पर बना था। उसके बाद कौन कौन से स्टेट का जो है फॉर्मेशन हुआ है, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस क्या होते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इन सब सब्जेक्ट्स को जो इसमें जो भी पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में आपको क्या करना है, नोट्स मेंटेन करना है प्रॉपर, ठीक है। तो आप इसके सभी नोट्स बना लेंगे, और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी लिखेंगे आप। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, कितने स्तर की सरकार होती है, उसकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है, इसमें पूरा डिटेल में है। तो इस पर नोट्स बना करके आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, ठीक है।